हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी कोरोना आउटब्रेक की वजह से आप लोग सभी अपने अपने घर पे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको घर पे ही रहना चाहिए। और क्योंकि आप लोग घर पे हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग घर पे हैं, सो आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो लाइफ के प्रोसीडिंग है, वो कैसा चल रहा है। मतलब आप आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल चल रहा है। हम्म ऐसा तो नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म देखिए, घर पे सब लोग हैं, घर पे दादाजी है, दादी माँ है, मम्मी है, पापा है, ब्रदर सिस्टर है। थोड़ा थोड़ा टाइम पास तो होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम पास तो होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर टाइम पास ज्यादा हो गया ना, तो फिर क्या होगा। अगर आप टाइम पास करते रहोगे तो क्या होगा, आपके टाइम किल हो जाएगा। आपके टाइम किल कर देंगे तो क्या होगा। आपका एक बहुत बड़ा चीजें है जहां पे आप पीछे हो जाएंगे। बहुत बड़ा चीजें जहां पे पीछे हो जाएंगे, वो क्या है, ये सब सही समझ रहे हैं। आपका पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई पीछे हो जाएगा, है ना। आपके सब्जेक्ट कमजोर हो जाएंगे, जो आप सब्जेक्ट्स लर्न कर रहे थे स्कूल में, वो कमजोर हो जाएंगे, है ना। यस, तो इसलिए इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा टाइम पास होगा, ठीक है, वो चलता है, बट पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है उसको जो है मेंटेन रखिए, सब्जेक्ट से टच रखिए, पढ़ते रहिए, है ना। ये बोल रहा हूं मैं, लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब मत कीजिए, लेजी मत होइए। आपको पंक्चुअलिटी के साथ अपनी लाइफ को प्रोसीड करना चाहिए, है ना। यस, चलिए कोई बात नहीं। अभी तक गुरुकुल क्लासेस में आपके जो फाउंडेशन कोर्स है, जो 8, 9, 10 फाउंडेशन कोर्स है, अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस अनवांटेड प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा है ना। सो तब तक के लिए हमने सोचा कि कैसे हम आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो इसलिए हमने ये सिस्टमेटिक अप्रोच बनाया। अभी हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आप हमारे वीडियो देखकर लर्न करेंगे, और खाली लर्न नहीं करेंगे, आप लोग जो है अपने अपने नोटबुक्स पे प्रिपेयर कीजिए। जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट्स आप वीडियो लेक्चर्स में लर्न करेंगे, उसको नोट डाउन करना है, नोट कीजिए। होमवर्क भी जो हम देंगे, इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से हम आपको एक फोन नंबर भी देने वाले हैं। उस फोन नंबर के द्वारा आप आपके जो डिफिकल्टी, जो डाउट्स है, उसको जो है ना, उसको हमें फोन करके पूछिए। जो एक्सपर्ट टीचर्स है, वो आपको अपना जो डाउट्स है उसको क्लियर कर देंगे। आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम के साथ जो गुरुकुल क्लासेस जो है अपना फाउंडेशन कोर्सेस इस तरीके से शुरू कर दिया है। और आज इस फाउंडेशन कोर्स का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो पहला लेक्चर को लेके मैं गुरुकुल क्लासेस से निर्मल सर बोल रहा हूं, और मैं जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला हूं। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला हूं, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप अपना ध्यान यहां कीजिए, यहां कीजिए। देखिए यहां पे क्या लिखा है। कुछ तो आपको अजीब अजीब चीजें दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, आप सही सोच रहे हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में आ गया होगा कि ये जो अजीब अजीब अल्फाबेट दिख रहा है, ये एक्चुअली ग्रीक में लिखा हुआ है। ये सारे ग्रीक अल्फाबेट है, और ग्रीक अल्फाबेट में जो लेटर बना हुआ है, इस लेटर कुछ चीज को एक्सप्रेस करता है। ये लेटर क्या चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए, ये जो लेटर है ग्रीस में जो लिखा है, ग्रीक अल्फाबेट में जो लिखा है, इसका मतलब है नेचर। व्हाट इज नेचर। नेचर क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। नेचर नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। ये पढ़ाई कहां से आया, नेचर से ही आया है। अब सारे सब्जेक्ट जो लर्न कर रहे हैं, इस सभी लर्निंग के पीछे नेचर का ही रोल है। व्हाट इज नेचर, जो हम देख रहे हैं, जो हम रियलाइज कर रहे हैं, जो हमारे आसपास में हो रहा है, वही है नेचर। और ये नेचर कैसे आया, किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, ये चीज को स्टडी करने के लिए, नेचर में जो चीज हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, उसको स्टडी करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट के साथ मैं आ गया हूं। और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका नाम है फिजिक्स। यस, आप सही सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, और मैं आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूं। और ये फाउंडेशन कोर्स में फिजिक्स में आपको जबरदस्त मजा आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट लर्न करेंगे। फिजिक्स के लिए ना एक बैकअप देने वाला एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो भी बढ़िया सब्जेक्ट है, उसका नाम है मैथमेटिक्स। कई सारे मैं आपको छोटे छोटे मैथमेटिक्स पहले सिखाऊंगा, और उसके बाद आपको ले चलूंगा फिजिक्स के चैप्टर्स को। ओके,
अब सोचिए, अगर मैं फिजिक्स का बात करूं, क्या है, हम फिजिक्स को कैसे डिफाइन करें, या व्हाट इज फिजिक्स। अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप क्या बोलेंगे। कोई बोलते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, कोई बोलता है फिजिक्स इज द लॉज ऑफ नेचर। बात तो सही है। अब बच्चे एक बार सोचिए, अब छोटे छोटे बच्चे एक बार सोचिए, अब सोचिए जो आपके आसपास हो रहा है, क्या हो रहा है आसपास। ये देखिए, सवेरे हो गया है, ये दिन कैसे हो गया है, दिन कैसे हो जाता है, रात कैसे हो जाता है ना। हम बोलते हैं कि अर्थ जो है अपने खुद के एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, इसलिए दिन रात हो जा रहे हैं। बट अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। अपने एक्सिस के अराउंड घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूम रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे के अराउंड क्यों घूम रहे हैं। गैलेक्सीज क्या है, गैलेक्सी में बिलियन बिलियन स्टार्स है ना। और हमारे यूनिवर्स क्या है, हमारे ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में बिलियन बिलियन गैलेक्सीज है। कभी आप रात को जो है ना, अपने टेरेस में जाओ, एक खुला मैदान में चले जाओ और इस स्काई को देखो। आप जब स्काई को देखोगे, आप खो जाओगे, आप स्पेस में खो जाओगे, आप स्पेस टाइम में खो जाओगे, और आपको स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखेंगे, आपको मून दिखेगा। ये सब क्या है, इनको कौन ऑपरेट कर रहा है। यही है फिजिक्स। इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिक्स चाहिए। सिर्फ इतना ही चीज नहीं है। आप धरती में देखिए, आप जिस प्लैनेट में हैं, जिस अर्थ में हैं, वहां पर भी कितने सारे एक्टिविटीज हो रहा है ना। बारिश के दिन में क्लाउड से रेनड्रॉप्स कैसे नीचे गिर जाते हैं, ये रेनड्रॉप्स कहां से आते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। बारिश के टाइम लाइटनिंग कैसे क्रिएट होता है। हम जानते हैं क्लाउड्स आपस में घिसने से लाइटनिंग होता है, आवाज आता है, साउंड आता है। पर ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। बारिश के समय में अगर सनलाइट आ गया तो क्या होता है, ब्यूटीफुल रेनबो क्रिएट होता है, ब्यूटीफुल रेनबो क्रिएट होता है ना। बिग बी और आपने सुना होगा, रेड ब्लू ग्रीन, इतना ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं। ये कहां से आते हैं, ये रेनबो कैसे क्रिएट होता है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। ओके और ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिक्स लर्न करना है, आपको साइंस लर्न करना है, आपको फिजिक्स लर्न करना है। देखिए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में भी छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए। उस घर में आपके फैन कैसे चल रहा है, हम करंट पास करने से फैन कैसे घूमने लगता है, करंट पास करने से एसी कैसे चल रहा है, करंट पास करने से जो माइक्रोवेव ओवन है वो कैसे काम कर रहा है। कभी आप जो आपके किचन रूम है ना, कभी आप किचन रूम में चले जाइए, जाते हो बेटा, किचन रूम में चले जाओ। किचन रूम में आपको कई सारे एक्टिविटीज दिखेंगे। किचन रूम में जो लीडर है वो कौन है, यस आपकी मम्मी है। किचन रूम में जो लीडर है, जो मम्मी है, वो ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खाना बनाना बोले तो एक्सपेरिमेंट, हीट के हिसाब से एक्सपेरिमेंट है। आपके एक चैप्टर आएगा, हीट आएगा, और हीट का सबसे बेस्ट लैब कौन सा है, आपके किचन रूम है। और उस लैब के सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन है, यस आपके मम्मी ही है। तो वो सारे काम कर रहे हैं, उनको स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। राइस कैसे बन जा रहा है, राइस प्रेशर कुकर में कैसे बन रहा है, मम्मी राइस को प्रेशर कुकर में क्यों बना रहे हैं, ओपन कंटेनर में क्यों नहीं बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं, ये सोचिए आप। प्रेशर कुकर में जो है क्या है, प्रेशर कुकर में इसको कंपैक्ट फॉर्म में रखने से क्या होता है, क्यों राइस जल्दी बन जाता है। आपके जो है ना किचन रूम में एक फ्रिज रखा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ये कैसे सब्जी को ठंडा कर देता है, क्यों ठंडा कर देता है, उसके बारे में सोचिए। समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेके आपके घर में टीवी है, टीवी में पिक्चर्स आ जा रहे हैं, पिक्चर्स बदल जा रहे हैं, कैसे चैनल्स कैसे बदल जा रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे काम कर रहा है। आप मोबाइल में टच कर देते हैं तो आपके काम हो जाता है, टच कर देते हैं आपका मैसेज चला जाता है। ये कैसे वो वर्क कर रहा है, ये टच स्क्रीन कैसे काम कर रहा है, ये इंटरनेट कैसे काम कर रहे हैं, सैटेलाइट्स कैसे काम कर रहे हैं, ब्लैक होल क्या है, व्हाइट होल क्या है, वार्म होल क्या है, ये सब चीजें क्या है। तो पूरी यूनिवर्स को, पूरी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूं, और मैं आपको फिजिक्स में उस लेवल तक लेके जाऊंगा। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट आई विल टेक यू अप टू that level of physics, up to that level of physics जिसमें आपको जबरदस्त मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। और यही है फाउंडेशन में आपको सब्जेक्ट में मजा आना चाहिए। ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो फिजिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और एक छोटा सा लाइन में फिजिक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, यस फिलोसॉफी। फिजिक्स क्या है, फिलोसॉफी ऑफ नेचर। हम नेचर का बात बार बार कर रहे हैं। फिजिक्स को स्टडी करने के लिए आपको नेचर का एक फिलोसोफर बनना पड़ेगा। आप नेचर का फिलोसोफर कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा।
ये सारे बुक्स है, टीचर्स है, ये सारे सराउंडिंग में आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं। ये सारे अलग अलग चैनल्स है जो आपको पढ़ाई करने के लिए हेल्प करेंगे। बट करना किसको है? करना तो आपको है, सोचना आपको है। इसलिए स्पेशल इंटरेस्ट बनाइए। ये बहुत ही मजेदार साइंस है, मजेदार फिजिक्स है, इसको आप लर्न करने को तैयार हो जाइए। ओके, चलेगा। देखिए बेटा, फाउंडेशन में आपको कई सारे चीजें लर्न किया जाएगा। जो सिलेबस है फाउंडेशन का, उसमें सारे फिजिक्स आ जाएंगे। मैं आपको मैकेनिक्स सिखाऊंगा, मैकेनिक्स समझ पा रहे हैं, स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी समझाऊंगा, आपको मैं मैग्नेटिज्म समझाऊंगा, मैं आपको ऑप्टिक्स समझाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स समझाऊंगा। हर चीजें फिजिक्स में आपको कवर अप किए जाएंगे। उससे आपका जो है पूरी फिजिक्स का जो नॉलेज है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, उससे पहले आज इस क्लास में हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर से शुरुआत करेंगे। एक बेसिक चैप्टर है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इसका नीड है। आप 8th है या 9th है या 10th है, बट आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर का नीड है। ये कौन सा चैप्टर है? यस, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू चैप्टर। दिस इज बिगिनिंग ऑफ योर क्लासेस। और हम आज उस चैप्टर को लेके प्रेजेंट है। उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। एक छोटा सा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। ये क्या है? व्हाट इज वेक्टर? हम कई सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने क्यों ये चैप्टर शुरू किया? बिकॉज देखिए बेटा, एक छोटा सा सिचुएशन से शुरू करते हैं। एक छोटा सा सिचुएशन से शुरू करते हैं। सपोज एक बच्चा जो है वो साइकिलिंग कर रहा है। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, सबरे आप साइकिल चला रहे हैं, झुक आप साइकिल चला रहे हैं। तो आप जब साइकिल चला रहे हैं, मैं वहां पे पहुंच गया और मैंने आपको देखने लगा, और मैंने देखकर मेरे मन में वो फिजिक्स आ गया। मैंने सोचा कि आप जो साइकिलिंग कर रहे हैं उसमें कौन सा फिजिक्स है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। जो साइकिलिस्ट है वो मेरे लिए एक सिचुएशन बन गया है, समझ पा रहे हैं? तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, ये मैं सोचने लगा। तो मुझे क्या चीज का हेल्प लेना पड़ेगा? यस, मुझे कई सारे क्वांटिटी का हेल्प लेने पड़ेंगे, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेने पड़ेंगे। जैसे कि साइकिल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, साइकिलिस्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसका स्पीड क्या था, उसके वेलोसिटी क्या था, साइकिलिस्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, साइकिलिस्ट का एक्सेलरेशन क्या है। तो ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूं, कौन से वर्ड्स बोल रहा हूं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये वो क्वांटिटी है जिनको हम माप सकते हैं, जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम एक फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यस, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बिना साइंस को पढ़ना डिफिकल्ट है, इनके बिना चीजों को एक्सप्लेन करना डिफिकल्टीज हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनको ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कुछ क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं और कुछ क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये स्केलर और ये वेक्टर, इनमें डिफरेंस क्या है? स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है? इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले हम स्केलर को आ जाते हैं। स्केलर क्या है? शायद आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा स्केलर क्या है। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नो डायरेक्शन। स्केलर का डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर का डायरेक्शन है। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिनका डायरेक्शन होता है, सो विथ डायरेक्शन। ओके, नो डायरेक्शन एंड विथ डायरेक्शन। सो क्या है कि डायरेक्शन कैसा है, आप सोचिए। और स्केलर जो है इसको डायरेक्शन तो नहीं होता, बट उसका मैग्नीट्यूड होता है। नो डायरेक्शन बट इट हैज मैग्नीट्यूड, सो इट हैज मैग्नीट्यूड। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? डायरेक्शन तो नहीं है तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज, बेटर रहेगा कि मैं ऐसे एक्सप्रेस करूं, इट इज expressed by what? It is expressed by magnitude. मैग्नीट्यूड के द्वारा हम स्केलर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज उसको डायरेक्शन का नीड नहीं होता है। और वेक्टर कैसे एक्सप्रेस होगा? वो ये जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा एक्सप्रेस होगा। सो यहां पर भी लिख सकते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड बाय बोथ क्या? बोथ मैग्नीट्यूड, expressed by both magnitude and क्या? डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? यहां पे दोनों
दोनों दोनों चीजें आपको दिख रहा है, दो दो चीजें दिख रहा है, ये दोनों चीजों के द्वारा हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर का डायरेक्शन भी है, दोनों चीज के रिक्वायरमेंट होते हैं वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, बट स्केलर को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा हम स्केलर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, सोचिए नो डायरेक्शन विद डायरेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है। ओके, पर ये बनना चाहता है तो है, बट उसने ना पढ़ाई जो है ठीक से नहीं कर रहा है, वो बच्चा इधर उधर भटक रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो कभी इधर ध्यान दे रहा है, कभी उधर ध्यान दे रहा है, कभी इधर ध्यान दे रहा है, तो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन इधर उधर हो रहा है, उसको कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो वो बच्चा क्या बन गया? स्केलर बन गया। तो कैसे बनेगा डॉक्टर, कैसे बनेगा इंजीनियर, कैसे बनेगा साइंटिस्ट? बन नहीं पाएगा। समझ पा रहे ना? ऐसा ही और एक बच्चा है, और एक बच्चा जो है ना, उसको बनना था साइंटिस्ट, उसने क्या किया? पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया। उसको बनना था डॉक्टर, उसने पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया। उसको बनना था साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, उसने पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम किया। कौन से डायरेक्शन में काम किया? उसने लर्न किया, अच्छे से लर्निंग किया, पढ़ाई किया, उसने प्रैक्टिस किया, उसने डाउट पूछा, इस तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए पढ़ाई किया। तो क्या बन गया? वो बन गया वेक्टर। वेक्टर वो है जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्केलर वो है जिसको डायरेक्शन का नीड नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? यस। हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देखो बेटा कैसा है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस। नाम सुने, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी तो आपको बता रहा था। और इसका ना मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कब क्या बोलते हैं? डिस्टेंस इज ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। पर हम ऐसे क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल पाथ होता है। एज पर डेफिनेशन के हिसाब से डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। बट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या? शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना? तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, आप तब तक के लिए इसको लिख लीजिए। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना मत भूलिए। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टीज गया ना तो पॉज करके लिख लेना, कोई बात नहीं। इसको मैं मिटा लेता हूं। वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, इसको मिटा दिया। मिटा के मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे लूंगा जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा, डायरेक्शन क्या है वो समझ में आएगा। देखिए सपोज वही एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि एक गाड़ी जा रहा है। ये क्या बना लिया? देखो एक कार जा रहा है ना? ये कार ना ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया। देखो कार का जो रास्ता है ना, कार इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है। चलिए हम इसको इस सिंपल ऐसे बना लेते हैं। ये जो कार है ना, ये ऐसे चला गया। ओके, यहां पे देखो कार कौन चला रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो बैठा है कार में चला रहा है। सो यहां पे कार जो है इधर से उधर चला गया, ठीक है ना? तो ये जो कार जा रहा है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको हम ए मान लेते हैं। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट और बी क्या है? बी इज द एंडिंग पॉइंट, है ना? सो दैट मींस कार जो है यहां से झुक करके वहां चला गया है, इधर से उधर चला गया। ये देखो कार का एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअली वो जिस पाथ में गया, जिस पाथ को ओके कवर करके गया, जो एक्चुअल पाथ है, हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो ये जो कर्व पाथ दिख रहा है, ये कोई स्ट्रेट पाथ है क्या? नहीं है। कार यहां पे कर्व पाथ में जा रहा है। ये जो कर्व पाथ दिख रहा है, एक्चुअली जो रास्ते में गया उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। उसका मतलब क्या? अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिख रहा है, इसका ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसका क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम ए टू बी। और पर्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम एक सिंबलाइज करेंगे। ये नाम है डिस्प्लेसमेंट को ऐसा सिंबल दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखकर ऊपर एक एरो लिख दिया। एरो क्यों दे दिया? एरो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया, ताकि वो वेक्टर है, वो स्केलर नहीं है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को अब ना ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस लिखकर एक एरो दे देंगे। एरो दे देंगे, इसका मतलब क्या है? उसके डायरेक्शन है। पर डिस्टेंस को भी अगर मैं एस लिखा तो मैं इसके ऊपर एरो नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसको डायरेक्शन नहीं है। तो ये डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये डिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी, उसका डायरेक्शन है।
तो डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये कर्व पाथ में जा रहे हैं, कैसे भी ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, करेक्ट। सो बेटा आपको ध्यान में आ गया। सो दैट मीन्स कोई भी फिजिकल सिचुएशन कहां मिलेंगे, क्या आपको ढूंढना पड़ेगा? नहीं, आप किधर भी देखो, कुछ भी देखो, आपके लिए फिजिकल सिचुएशन है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। आप किधर भी चले जाइए, जैसे कि आप पार्क में चले गए तो आपने क्या देखा, आपने आपके छोटा भाई को लेके पार्क में चले गए, छोटा भाई क्या बोला, उसने बोला मुझे स्लाइड करना है, तो आपने इसको चढ़ा दिया ऊपर। छोटा भाई जो है ना टुंग टुंग होके ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ के स्लिप करने लगा, और आप उसको देख रहे हो। किसको देख रहे हो? आपके छोटा भाई को देख रहे हो। छोटा भाई क्या कर रहा है? टुंग टुंग होके ऊपर चढ़ जा रहा है और स्लिप कर जा रहा है, टुंग टुंग होके ऊपर चढ़ जा रहा है और यूं स्लिप कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपके लिए एक फिजिकल सिचुएशन बन गया। आप सोचने लगे कि यार ये छोटा भाई जो स्लिप कर रहा है, मैं उसका टाइम कैसे निकालूं, उसके वेलोसिटी कैसे निकालूं, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालूं। यही तो फिजिकल सिचुएशन है। आप कुछ भी देख रहे हैं वो आपके लिए फिजिकल सिचुएशन है, और उस फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? जो चाहिए वो कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जिनको माप सकते हैं, जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, और मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। आप तो जानते हैं डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये सब सुना होगा आपने। तो ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर। कुछ क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर। और कुछ क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर। स्केलर वो है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं। वेक्टर वो है जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन उनके द्वारा कंप्लीटली रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, ये उनके बीच का डिफरेंस है। चलिए, और एक छोटे से ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे मैंने डिस्टेंस लिखा, वैसा ही मास और एक एग्जांपल है। करेक्ट, डिस्टेंस इज स्केलर, मास इज स्केलर। मास क्यों स्केलर है? देखो बेटा, जैसे कि मैं आपको पूछूंगा ना, आपके मास क्या है, क्या आप मुझे ये आंसर दोगे कि मेरा मास जो है ना, कोई बोलेगा मेरे मास जो है वो 50 केजी है, 50 केजी अलोंग वेस्ट। एक बच्चा ऐसे बोल रहा कि माई मास इज 50 केजी, मेरा मास 50 केजी है और अलोंग वेस्ट है। ये क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? अरे इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्रेस करने का जरूरत नहीं है। मास को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का नीड नहीं है ना? तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड का नीड है। यस, अगर आपको मैग्नीट्यूड भी नहीं समझा, अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो इनके द्वारा हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो 50 केजी मैंने लिखा, ये 50 केजी क्या रिप्रेजेंट करेगा? 50 केजी रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। समझे आप? यस। तो मास क्या है? स्केलर है। इट डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। मास को स्पेसिफिकेशन करने के लिए डायरेक्शन का नीड नहीं है। बट अगर मैं यहां पे फोर्स लिखूं तो फोर्स क्या स्केलर होगा? क्या फोर्स स्केलर होगा? नहीं। जैसे कि देखो, मैं आपके सामने इस मार्कर को ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा? ड्रॉप किया तो क्या होगा? नीचे चला जा रहा है। कौन है इसको नीचे लेके जा रहा है? यस, आपने कहानी सुना होगा कौन सा? कि एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे न्यूटन बैठा था। न्यूटन जो दुखी होकर बैठा था, क्यों दुखी हो गया था वो आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। दुखी होकर बैठा था, उसके सामने ना एक एप्पल गिर गया। कोई बोलते उसके सर के ऊपर एप्पल गिर गया। जब सर पे एप्पल गिरा तो उसका दिमाग का बत्ती क्या हो गया? जल गया। उसने क्या किया? ग्रेविटी डिस्कवर किया। उसने बोला कि अर्थ जो है, जो हमारी धरती है, ये ना हर बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। यस, और उससे उसने डिस्कवर किया ग्रेविटी। ओके बेटा, क्या कभी आपने इस तरीके से सोचा है? न्यूटन के सामने एक छोटा सा एप्पल गिर गया, उसने ग्रेविटी डिस्कवर किया, उसने सोचा उसके बारे में। पर आपके सामने सपोज एक बहुत बड़ा ना एरोप्लेन जा रहा है। बच्चा देखो, आपके सामने एक एरोप्लेन जा रहा है, और इतना बड़ा एरोप्लेन जा रहा है, उस एरोप्लेन को भी ग्रेविटी खींच रहा है। जो एरोप्लेन जा रहा है उसको भी ग्रेविटी खींच रहा है। तो क्या बेटा कभी आप सोचे हो कि एरोप्लेन क्यों नहीं गिरता? हवा में कैसे वो उड़ के चला जाता है? ग्रेविटी तो उसको खींच रहा है। जैसे कि न्यूटन के सामने एप्पल को खींचा था, वैसे ही एरोप्लेन को ग्रेविटी खींच लिया है। तो एरोप्लेन क्यों नहीं गिरा? क्या सोचा है बेटा इसके बारे में? यस, सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचे हो ना, सोचना चाहिए। अपने को ऐसे बनाना चाहिए। पढ़ाई का तरीका वैसे ही होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जो फोर्स लगा रहा है, दैट मींस ये मार्कर नीचे क्यों चला गया है? एक फोर्स की वजह से चला गया। उस फोर्स के डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तभी तो मार्कर नीचे चला जा रहा है। इसलिए फोर्स जो है, फोर्स स्केलर नहीं है, फोर्स वेक्टर है। सपोज मैं लिखूंगा, मैंने फोर्स को एक्सप्रेस किया,
मैंने लिखा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्या है? 50 न्यूटन क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और along ईस्ट लिखा, सपोज मैंने फोर्स के along ईस्ट लिखा, सो 50 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। along ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। देखिए फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दोनों चीज का नीड है, इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर है। सो 50 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड, दैट मींस ये जो है ना, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और along ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। तो दोनों चीजें आ गए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स इधर भी हैं और कुछ एग्जांपल्स इधर हैं। जैसे जैसे हम फिजिक्स लर्न करेंगे, जैसे जैसे फिजिक्स लर्न करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ेगा, सारे क्वांटिटीज मालूम पड़ेगा, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करने वाले हैं। इनमें से कोई स्केलर होगा, इनमें से कोई वेक्टर होगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए है। चलिए इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। स्केलर वेक्टर को लेके डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बेटा, समझ में आ रहा है क्या नहीं? अगर समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपको बताया गया, फोन करना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है फोन करो, व्हाट्सअप करो, हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? ये आपको जानकारी मिल गया है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। कैसा है? इसके आगे के लिए मैं आपको ना वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताऊंगा। सो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वो है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, है ना? कोई बात नहीं, वेक्टर जो है ये ना हमेशा एक एरो में रिप्रेजेंट होता है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जैसे कि मैं देखो, मैंने एक एरो बनाया, ये एरो का टेल है, ये एरो का हेड है, ये जो एरो का लेंथ दिख रहा है ना, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि सपोज मैंने ना उस फोर्स को रिप्रेजेंट किया, फोर्स को मैंने क्या लिखा? 50 न्यूटन। डायरेक्शन सपोज मैंने क्या किया? ईस्ट दे दिया, वही वाला फोर्स है। सो ये है मैग्नीट्यूड और ये क्या है? डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है, याद रखिए, जब एरो बनाएंगे, ये आप दिमाग में जरूर रख लेना कि जब मैग्नीट्यूड है ना, दिस विल बी गिवन बाय एरो लेंथ, लेंथ ऑफ एरो, है ना? लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। दैट मींस आपको जो मैंने एक एरो बनाई ना, उसको जो लेंथ है ना, उसको मानने का, आपको एक्सेप्ट करने का कि उतना ही लेंथ जो है वो 50 न्यूटन है। इसे हम एज्यूम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना? ये ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ये। सो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन कौन करेगा? यस, सही सोच रहे हो, एरो हेड। एरो हेड विल गिव यू डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? तो तभी तो ईस्ट को इधर दिखाया ना, आपको डायरेक्शन पता है क्या? नहीं, ये तो आपको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये क्या है? ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, वो तो सभी को पता है ना। तो ये है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना। चलो बेटा, सपोज मैं क्या करूंगा, और एक फोर्स लूंगा। सपोज मैं और एक फोर्स लिया, इसको F1 दे देता, इसको F2 दे देता, और एक फोर्स लिया। अब मैंने लिखा 25 न्यूटन। आप क्या करोगे? और उसके डायरेक्शन जो है ना, मैंने लिखा अलोंग ईस्ट नहीं, अलोंग वेस्ट लिखा। तो बेटा बताओ आप क्या करोगे? सोचो, मैंने क्या बोला था? देखो 50 न्यूटन को अगर मैं उतना ही लेंथ में रिप्रेजेंट किया तो 25 न्यूटन उसका हाफ है, 25 50 का हाफ है। तो आप कैसे एरो बनाएंगे? यस, आप सही सोच रहे हैं। आप ऐसे एरो बनाओ, ऐसे एरो हम बनाएंगे जिसके डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगा, और जिसका लेंथ, अगर आपने इस लेंथ को x पकड़ा तो ये लेंथ क्या होना चाहिए? x/2 होना चाहिए, तभी तो 25 होगा ना। और डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्ट को है। इसका डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट को है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप लिख लीजिए। जैसे से मैं छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके आगे मैं और एक छोटा टॉपिक लेने वाला हूं, और वो है डायरेक्शन। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके अलावा भी और डायरेक्शंस होते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा और कौन से डायरेक्शन होते हैं? सो नेक्स्ट है डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? कौन से डायरेक्शंस हो सकते हैं वेक्टर का, है ना? कोई बात नहीं, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब लोगों को पता है, सब बच्चों को पता है, पर बच्चों को थोड़ा सा फंसा भी लूंगा यहाँ पे। आप सभी को पता है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कोई बात नहीं, है ना? मैंने बोला एक बच्चा को, अरे बच्चा बोलो
बेटा बोलो कि ये कौन सा डायरेक्शन है। बच्चा झटके से मुझे बोल दिया, यस सर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। एक बच्चा बोल दिया, बच्चा ने मुझे बोला कि ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं चुप हो गया। पर फिर मैंने बच्चे को बोला कि अरे बेटा बोलो कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है। अब बच्चा ही चुप हो गया। बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब है कि अगर उसने इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोला और मैंने उसी क्वाड्रेंट में और भी डायरेक्शन दिखाया, आपको मालूम है ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने उसी क्वाड्रेंट में और एक डायरेक्शन दिखाया, तो बच्चा चुप हो गया। या अगर उसने फिर इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो मैं इसको फिर गड़बड़ करूंगा ना, मैं इसको फिर अभी बोलूंगा कि अरे बोलो कि ये भी नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो, इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो, कैसे क्या होगा? तो क्या आप सभी को नॉर्थ ईस्ट बोलने लगोगे क्या? नहीं। इसलिए बच्चा चुप हो गया। वो बच्चा चालाक था, बच्चा चालाक था, बच्चा चुप हो गया है। यस, देखो बेटा क्या है, जब हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमेशा नहीं बोल सकते हैं। आपको ये डायरेक्शन कैसे बोलना चाहिए? अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो बेटा देखो इसलिए कंडीशन भी है, आप नॉर्थ ईस्ट कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ध्यान में रखो, अगर 45 डिग्री है, अगर इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है तो आप क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। या सिमिलरली अगर ये इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये अगर 45 डिग्री है, ये सब सही सोच रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और ये एंगल अगर 45 डिग्री है, सभी क्वाड्रेंट पे हम 45 डिग्री एंगल लेके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। सो प्रोवाइडेड ये सारे एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो आगे के लिए ध्यान में रखो बेटा कि 45 डिग्री होगा तभी आप ऐसे बोल सकते हो। पर अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? उस बच्चे को मैंने यही तो पूछा था ना कि अगर डायरेक्शन 45 डिग्री नहीं है, सपोज एक डायरेक्शन ऐसे आ गया है, देखो एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आ गया है, तो क्या करोगे आप? तो आपको उस एंगल का नीड है। सपोज मान लेते हैं आपको ना ये जो एंगल है इधर से आपको 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। अगर 30 डिग्री है तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? यस, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको क्या लिखना पड़ेगा मालूम? इस डायरेक्शन को लिखना पड़ेगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दैट मींस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। देखो मैंने क्या लिखा, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड्स क्या? ईस्ट ऑफ क्या? नॉर्थ। दैट मींस नॉर्थ से 30 डिग्री किधर? ईस्ट की तरफ है। आप उसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके बेटा बोलो कि अगर इधर से 30 है, अगर नॉर्थ से 30 है तो ईस्ट से कितना होगा? यस, ईस्ट से होगा 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं? सेम डायरेक्शन को आप क्या लिख सकते हो? ये सब सही सोच रहे हैं। उसी डायरेक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी हमने 30 के टर्म में लिखा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो फिर क्या लिखोगे? 60 डिग्री। अगर आप इधर से लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे? 60 डिग्री क्या लिखोगे? यस, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दैट मींस 60 डिग्री जो है टुवर्ड्स नॉर्थ है। कहां से? ईस्ट से है। समझ पा रहे हैं? 60 डिग्री टुवर्ड्स किधर? नॉर्थ को है। और कहां से? ईस्ट से। इस तरीके से आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहिए। ओके, आपको ना एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊं कि आपकी छोटा सा ट्रिक्स बता दूं? यस, वो भी मैं बता दूंगा ना तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। देखो ट्रिक्स क्या है? छोटा सा ट्रिक ये है कि एंगल जिससे कनेक्टेड है उस डायरेक्शन को बाद में लिखो। देखो 30 डिग्री जब मैं लिख रहा था, जब मैं 30 को लिखा, आपने देखा होगा मैं नॉर्थ को बाद में लिखा था, बट जब मैंने 60 लिखा तो ईस्ट को बाद में लिखा। ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि 30 किससे कनेक्टेड है? नॉर्थ से कनेक्टेड है। 30 जो है नॉर्थ से है तो नॉर्थ को बाद में लिखा। 60 कहां से है? ईस्ट से है, इसलिए मैं ईस्ट को बाद में लिखा। देखा बेटा? उसको बाद में लिखो जिसके साथ एंगल कांटेक्ट में है, कनेक्टेड है। समझ पा रहे हैं? तो बताओ बेटा, मैं आपको और एक एंगल और एक डायरेक्शन ले रहा हूं। कौन बताएगा? कौन बोलेगा कि अगर मैं ऐसे लिया, अगर एक डायरेक्शन ऐसे लिया और इस एंगल को 40 ले लिया, 40 डिग्री, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री है। तो कौन बोलेगा क्या करें? क्या आप सोच लिए हैं क्या लिखना चाहिए? इसको लिखना चाहिए 40 डिग्री।
40 डिग्री, क्या 40 डिग्री किससे कांटेक्ट में? साउथ से कांटेक्ट में है, तो इस साउथ को बाद में लिखना, तो पहले किसको लिखना? वेस्ट को लिखना। सो 40 डिग्री वेस्ट, वेस्ट ऑफ क्या? साउथ। दैट मींस साउथ से वेस्ट की तरफ 40 डिग्री है ना? 40 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट है, और कहां से? साउथ से है। यस, यहां से 40 डिग्री है, तो वहां से क्या होगा? वहां से होगा 50 डिग्री। ये सब सही सोच रहे हैं, ये 50 डिग्री होगा, बिकॉज टोटल 90 डिग्री होता है, टोटल 90 होता है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 50 होगा। अच्छे से दिख रहा है ना बेटा? ये 50 होगा, तो 50 होगा, तो मैं क्या लिखूं? यस, क्या लिखेंगे? 50 डिग्री। बताइए 50 डिग्री क्या लिखेंगे? 50 किससे कनेक्टेड है? वेस्ट से कनेक्टेड है, उसको बाद में लिखने का, तो पहले साउथ लिखने का, तो 50 डिग्री साउथ ऑफ क्या? वेस्ट। यस, so this is how you can specify direction of vector. वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो क्वाड्रेंट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो प्लेन है, उस प्लेन में डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? आखिरी में एक जरूरी बात है, एक जरूरी बात है, वो ये है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन जो है कौन सा होना चाहिए? अरे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा प्लेन में बोलते हैं? क्या इसे वर्टिकल प्लेन में बोलते हैं? नहीं, सोचिए बात को। हम जो बोलते हैं, हम आयम लैंग्वेज में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि सन उधर से राइज हुआ, सन उस आगे से राइज हुआ, और पीछे जो है सनसेट हुआ, तो आप क्या बोलते हैं? जिधर से राइज हुआ आप उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट आपके सामने है, ये ईस्ट है, तो पीछे क्या है? वेस्ट है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बोलते हैं ना? तो जो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं, ये कौन सा प्लेन में बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोलते हैं। ऊपर नीचे अलग डायरेक्शन है, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ये अपवर्ड है, सीलिंग क्या है? अपवर्ड। ये फ्लोर क्या है? डाउनवर्ड है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं जाते, अपवर्ड डाउनवर्ड को मत लेना। देखो छोटे छोटे बच्चे हो, इसको इसलिए आपको बता रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा कौन सा प्लेन में लेना? कौन सा? ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना? यस। मेरा बोर्ड यहां पे कैसे लगा है? बोर्ड वर्टिकल है ना, बोर्ड ऐसा लगा है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, है ना? हाँ, मुझे बोर्ड में लिखना पड़ रहा है ना, मैं क्या करूं? ऐसे सोचिए, ये जो कुछ किया गया है वो कौन सा प्लेन में है? कौन सा प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना? यस। चलिए कोई बात नहीं। तो वंस आपको डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन हो गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिखो। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो, आपके लिए थोड़ा इजी जाएगा। चलो बेटा, अभी देखो आगे हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही मजा आने लगा है, हम धीरे धीरे फाउंडेशन कोर्स में एंटर कर गए हैं। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उसको हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कौन से टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं, है ना? जिसमें ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है इक्वल वेक्टर। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? अरे इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? इसके नाम से पता चल गया कि दोनों वेक्टर इक्वल होना चाहिए। दोनों वेक्टर कब इक्वल होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगा। वेक्टर बोले तो क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब दोनों का दोनों ही इक्वल हो जाएगा, जैसे ये देखो, ये एक वेक्टर, मैंने क्या किया? दोनों वेक्टर को एरो में रिप्रेजेंट किया, और दोनों एरो में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। दोनों का लेंथ इक्वल है, और दोनों का एरो हेड भी एक तरफ है। दैट मींस अगर इस वेक्टर को मैं ए लिखूं और इसको बी लिखूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों वेक्टर क्या इक्वल है? उनके मैग्नीट्यूड सेम है, उनके डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। उसको बोला गया इक्वल वेक्टर। समझ पा रहे? चलिए, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है, एक चीज आपको दिख रहा है कि मैं ना ए के ऊपर एरो दे देता हूं। ये जो छोटे छोटे एरो दे रहा हूं, ये देखो, ए के ऊपर एक छोटा सा एरो दिया, बी के ऊपर एक छोटा सा एरो दिया। ये एरो क्यों दिया? क्योंकि वो ना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये वेक्टर को मैं अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अल्फाबेटिकली जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक छोटा सा एरो दे दिया क्योंकि वेक्टर है ना? और कुछ भी उसका मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? ये एक अलग सा टाइप है। जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या? देखो, अगर एक वेक्टर राइट को है, जैसे ए वेक्टर राइट को है, मैंने और एक वेक्टर लिया और उसको लेफ्ट को दिखाया, क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो, एक राइट को है और एक लेफ्ट को है, क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या आपको मैग्नीट्यूड में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने दोनों का लेंथ इक्वल कर दिया हूं। मैंने दोनों का लेंथ इक्वल कर दिया।
मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहां क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था, यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, इसको बोला गया नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए इक्वल, इक्वल क्या, मैग्नीट्यूड। यस, आप सही सोच रहे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। सो नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पाया, तो ये है इक्वल वेक्टर और ये है नेगेटिव वेक्टर। ये दोनों टाइप ऑफ वेक्टर्स है, और भी टाइप्स है। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप, आप इसको नोट डाउन करते रहना। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर जो है उसको बोला गया क्या, पैरेलल। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर। इसके नाम से आपको पता चल गया ये पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, कुछ नहीं, बस दोनों वेक्टर क्या होने से पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा हुआ चलेगा। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, एक बड़ा दिखाया एक छोटा दिखाया, जानबूझ के बड़ा छोटा दिखाया। बस कंडीशन क्या है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए कंडीशन है दोनों के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन अगर हो गया ना, आप इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। सोचिए, अगर डायरेक्शन सेम हो गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया तो क्या बोलोगे, एंटी पैरेलल। यस, सही सोच रहे हैं। जो थर्ड के बाद जो फोर्थ टाइप है वो है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। सो व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक वेक्टर अगर राइट को है और एक वेक्टर क्या होना चाहिए, लेफ्ट को होना चाहिए। एक राइट को है और एक लेफ्ट को होना चाहिए। तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। समझ पा रहे हैं, तो दैट मींस यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एंटी पैरेलल बोलने के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सो अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ पा रहे हैं, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। सो नेक्स्ट टाइप, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। अगला जो टाइप है वो है जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसको ना कई बार ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जीरो के ऊपर एक छोटा सा एरो दे देंगे, है ना। तो जीरो वेक्टर क्या है, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यस, मैग्नीट्यूड जो है जीरो होना चाहिए। सो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए जीरो, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अरे इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो आप। डायरेक्शन में कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, आर्बिट्ररी। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्ररी, रैंडम, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। एक एग्जांपल दूं, यस, एक एग्जांपल देते हैं। सोचिए, आपको मैंने बोला था कि फोर्स क्या है, फोर्स स्केलर नहीं, फोर्स क्या है, वेक्टर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक बच्चा जो है ना वो बीच में खड़ा है, जैसे कि आप बीच में खड़े हैं, सपोज आप बीच में खड़े हो और क्या हुआ कि आपको खींचतान चालू कर दिए। कौन खींच रहे हैं आपको, यस, अभी आप तो घर पे ही हो, आप घर पे हो। क्या हुआ, आप जब खड़े थे आपको आपके जो पप्पा है ना, आपके पप्पा जो है आके इधर से खींचना चालू कर दिया। आपके पप्पा आपको खींच रहे हैं, आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, सो पापा जो है आपको खींच रहे हैं। कितना फोर्स में खींच रहे हैं, सपोज आपके पापा जो है 50 न्यूटन फोर्स लगाए, और इस फोर्स को मैंने लिखा F1, ऐसे लिख देता हूं, करेक्ट। इस फोर्स को क्या लिखा, F1 लिखा। सो पापा जो है आपके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अभी जैसे पापा आपको खींचने लगे तो आप क्या करोगे, किधर जाओगे, यस, आप पापा की तरफ चले जाएंगे, है ना। बट ये चीज को देखकर जो मम्मी जो है, मम्मी भी गुस्से हो गए। मम्मी भी जो है, मम्मी को ये देखकर रहा नहीं गया, उन्होंने आए और उन्होंने आपको इधर से खींचना चालू कर दिया। मम्मी जो है आपको दूसरी तरफ से भी खींच रहे हैं, और मम्मी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया जितना पप्पा लगा रहे हैं। पप्पा कितना फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन, है ना। और मम्मी कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो भी 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। आपके मम्मी जो है वो भी फोर्स लगा रहे हैं। सो आप बीच में खड़े हो, कैसा है देखो सिचुएशन, आप बीच में खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं, आपको इधर से कौन खींच रहे हैं, आपके फादर उधर खींच रहे हैं, आपकी मदर इधर खींच रहे हैं, आप बीच में खड़े हैं। सो बच्चे बोलो कि अगर आप बीच में खड़े हो, पापा इधर से 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मम्मी भी 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप कहां जाओगे, आप किधर जाओगे, क्या आप मूव करोगे, नहीं।
सोचिए, इस मार्कर को अगर मैं दोनों इक्वल फोर्स में खींचूं तो मार्कर किधर जाएगा? मार्कर वहीं पे रहेगा। वैसे कुछ हो रहा है, पापा जो है आपको 50 न्यूटन फोर्स पे खींच रहे हैं, है ना? मम्मी जो है आपको भी 50 न्यूटन फोर्स पे खींच रहे हैं, दोनों दोनों साइड खींच रहे हैं, तो आप किस में रहोगे? आप मूव नहीं करोगे, आप किस में रहोगे? आपका स्टेट क्या होगा? आपका स्टेट होगा रेस्ट, आप मूव नहीं कर रहे हो। और अगर रेस्ट में रहोगे तो आपके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? आपके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। जीरो है तभी तो आप रेस्ट में है ना? जीरो कैसे हुआ? यस, मैं अगर पापा का 50 को प्लस मान लूं, पापा के 50 को प्लस मान लूं, तो मम्मी जो 50 न्यूटन फोर्स लगाए मैं इसको माइनस में मानूंगा। तो 50 प्लस 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। न्यूटन क्या है? न्यूटन फोर्स का यूनिट है, फोर्स को मापने का यूनिट है। प्लस 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन कितना हो गया है? जीरो हो गया है। और ये जीरो जो जीरो हो गया इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो जब वेक्टर कैंसिल हो जाते हैं ना, तब जीरो वेक्टर क्रिएट होता है। और कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ये भी 50 है, ये भी 50 है, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। राइट साइड को हमने प्लस माना, लेफ्ट साइड को माइनस मान लिया। माइनस साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों मिल गए तो टोटल फोर्स कितना आया? जीरो। सो दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, है ना? तो ये पापा मम्मी का और आपका जो कहानी है वो आपको जीरो वेक्टर देखिए सिखा दिया, है ना? यस। चलिए, ये एक टाइप ऑफ वेक्टर था, जीरो वेक्टर। सो नेक्स्ट टाइप, अगला जो टाइप है, अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और कुछ छोटे बड़े टाइप्स रह गए हैं, जैसे कि सिक्स्थ टाइप देखो, दिस इज कॉल्ड एज कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। इसके नाम से तो आपको समझ में आ गया। अरे कोलिनियर का मतलब क्या है? यह सब सही सोच रहे हैं। कई सारे वेक्टर अगर एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हैं, जैसे कि छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक डायरेक्शन में होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। ये देखो, मैं एक आगे लिया और एक पीछे लिया, ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए बी सी, है ना? या ए बी सी, ये तीनों वेक्टर कैसे एक्ट हो रहे हैं? ये वेक्टर कैसे एक्ट हो रहे हैं? ये तीनों एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट लाइन एक होना चाहिए, सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक होना चाहिए। तो इनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? यस। अब सोचिए, अगर मैं इसको ए लिखा, ये ए था, ये ए था, बट ये बी था, तो ये क्या बी होगा? नहीं, ये क्या होगा? माइनस बी होगा। ये सी था, ये सी होगा। जिसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, मैं इसको नेगेटिव में लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। सभी वेक्टर एक लाइन पे होना चाहिए। सिमिलरली जैसे कोलिनियर होता है, वैसा ही सेवेंथ टाइप को हम क्या बोलेंगे? कोप्लानर। क्या बोलेंगे? कोप्लानर वेक्टर। तो व्हाट इज कोप्लानर वेक्टर? कोप्लानर का मतलब है सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन में होना चाहिए, सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन में होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं कोई भी दो वेक्टर लेता हूं, जैसे बेटा देखो आप, ये है ए वेक्टर और ये क्या है? बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड का प्लेन में है ना? समझ पा रहे हैं? यहां पे एक वेक्टर का टेल को दूसरे के टेल से मिला दिया हूं, और एक वेक्टर देखो, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। ऐसे दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, अगर एक ही प्लेन में है हम इसको क्या बोलेंगे? को प्लानर बोलेंगे। करेक्ट? सो इस टाइप ऑफ वेक्टर्स को एक ही प्लेन में, सो ए बी सी डी कितने भी वेक्टर ले सकता हूं, ये सारे वेक्टर एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है ना? सो दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग इन, वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में एक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? कोप्लानर। सेम लाइन में हो रहे हैं तो क्या बोला गया? कोलिनियर। ये क्या बोला गया? कोप्लानर। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। ऐसा ही और एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल। इसको इरेज कर लेता हूं। सो को इनिशियल नेक्स्ट टाइप, जो एट्थ टाइप ऑफ वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज को, क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब क्या है? यस, एक ही पॉइंट से वेक्टर का शुरुआत होना। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये और एक वेक्टर है ना? सो ये और एक वेक्टर है, आपको क्या दिख रहा है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सभी वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरुआत हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इनको बोला गया को इनिशियल। ओके, सो नंबर ऑफ वेक्टर्स having a common
कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशिएटिंग पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। कई बार इनको ना कंकरेंट भी बोला जाता है। को इनिशियल को ऑल्सो हम बोलते हैं कंकरेंट, कंकरेंट वेक्टर भी बोला जाता है। को इनिशियल बोलना और कंकरेंट बोलना एक ही बात है। ओके, सो ये भी एक टाइप ऑफ वेक्टर्स है। इस तरीके से कई सारे वेक्टर्स होते हैं। अभी मैंने आपको जो वेक्टर बताया, कई सारे वेक्टर बताया। इक्वल वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, को इनिशियल, जीरो वेक्टर, को प्लानर, है ना, कंकरेंट, ये सारी चीज बता दिया है ना। सो ऑल दीज आर टाइप ऑफ वेक्टर्स। इनके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अगले क्लास जो है, जैसे कि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस था, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर ले रहे हैं, बट वो जो वेक्टर है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं और उसके बारे में हम अगली क्लास डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे हेल्प करने वाला है। ओके, तो उस वेक्टर का नाम है, जो 9th टाइप ऑफ वेक्टर है, उसका नाम है यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है। इसके बारे में हम अगले क्लास डिस्कस करेंगे। ओके, आज हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में आपको यूनिट वेक्टर और उसके बाद वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कि बच्चे, आज का इस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपको काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हम आज के क्लास में लर्न किए, जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्या है ना, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सारी चीजें आपने लर्न किया। और आखिरी में हमने छोटे छोटे जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है उसके बारे में डिस्कस किए। जैसे कि अगर वेक्टर पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, अगर वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, अगर वेक्टर नेगेटिव है तो इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली अगर वेक्टर जीरो है, जीरो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होना चाहिए। कोलिनियर के लिए सभी के जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही लाइन पे होना चाहिए। को प्लानर के लिए सारे वेक्टर एक ही प्लेन में एक्ट होना चाहिए और को इनिशियल के लिए सारे वेक्टर एक पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट वेक्टर और वेक्टर एडिशन ये हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो तब तक के लिए बच्चे, आप ये गुरुकुल क्लासेस के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, लर्न कीजिए। खाली लर्न नहीं करना है, आपको इसका नोटबुक भी बनाना है। आपको मैंने बताया उसका नोटबुक बनाना है, हम आपको होमवर्क भेजेंगे, होमवर्क भी सॉल्व करना है। और आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है उस पर आप मुझे फोन करना है, डायरेक्टली आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो कोई बात नहीं, हम जो है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।